हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे दोस्तों। आपके सामने जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक लिखा है। आपके लिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़िए पढ़िए। बिल्कुल सही, हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम, अरे कंप्लीट सिलेबस ऑफ हिंदी। अब पहला क्वेश्चन देखो, सीधी बात पे आते हैं। सबसे पहले हम उसी मुद्दे पे आते हैं, फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये किस चीज के लिए है? क्या ये किसी क्लास के लिए है या स्कूल, यानी जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, या किसी एकेडमिक के लिए है, या फिर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए है? तो इस बात को आप विशेष ध्यान से सुनना। ये जो हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो भारतवर्ष में होता है और जिसमें हिंदी पूछी जाती है। चाहे हिंदी पूछी जाए या सामान्य हिंदी पूछी जाए, इस संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाए। लेकिन फिर वही बात आती है, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये होता है, अरे एग्जाम का नाम तो बताओ फिर भी। तो फिर आपकी जो मन की तसल्ली के लिए कुछ एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जो हिंदी का मैं सिलेबस आज डिस्कस करने जा रही हूँ, इसके बाद क्लासेस ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, यूपी का जो बोर्ड है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यूपी SSSC, ठीक है। इसका कोई भी एग्जाम हो, आपने देखा होगा, यदि आपने कभी यूपी SSSC का एग्जाम दिया हो तो आपने देखा होगा वो हिंदी जरूर पूछता है। वो हिंदी पूछता ही पूछता है। यदि आपने कभी भी यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम दिया है, वो हिंदी अवश्य पूछता है। इसके अलावा यूपी में ही यूपी SSSC के बाद ये है पीईटी कराने जा रहा है और उस पीईटी में भी हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। उसका सिलेबस भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा UPSI, ठीक, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, और इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट। अब देखिए, मैं बार बार यूपी इसलिए ऐड कर रखा है क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से, तो मैंने ज़्यादातर यूपी लिख रखा है। जैसे मान लीजिए आप HSSC में भी हिंदी पूछता है, तो आप खुद सोच के देखिए, क्या हरियाणा की हिंदी और हमारी हिंदी अलग हो जाएगी? नहीं होगी ना। अरे जो हम माना कि हम हिंदी पढ़ते हैं वो थोड़ी ना अलग हो जाएगी। बात आई समझ में? तो ये मत समझना कि इतने एग्जाम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये बस यही सिलेबस है, ये केवल उन्हीं के लिए, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए है। इसके अलावा यूपी बीएड का आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब, बार बार मुझे नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी एग्जाम पूरे भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम नहीं है कि मतलब जिसमें हिंदी पूछी जाती हो और वो आपके लिए बहुत कारगर, क्या बहुत, ये तो छोटा सा बड़ा हो गया। आप जैसे सिलेबस देखोगे ना आगे, तो आप देखोगे, आप सोचोगे कि हाँ वास्तव में सिलेबस है। अच्छा, शुरू करें हम आगे कि सबसे पहले जो आपको कराई जाएगी इसमें वो किस हिसाब से है और क्या क्या पैटर्न है, उस पर हम आगे आते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि भाषा का परिचय। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हिंदी है जो वो एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है। जैसे गणित है वो मैथ्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो हिंदी नहीं है, वो ज्योग्राफी नहीं है। ये है एक भाषा। क्या है ये? एक भाषा। ये है एक भाषा। अब जब एक हिंदी एक भाषा है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें सबसे पहले यही जानना पड़ेगा आखिर लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज होती क्या है, यानी नॉर्मली हम जानते हैं कि वो टूल जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक भेजते हैं वो हिंदी होती है।
अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो माध्यम, वो साधन जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वही भाषा है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसे बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसी में हम समझेंगे भाषा क्या होती है, लैंग्वेज के टाइप्स कितने, यानी इसके प्रकार क्या होते हैं, भाषा के परिवार। अरे हाँ, याद रखना, भाषा के परिवार भी होते हैं, फैमिली भी होती है। बात आई समझ में? भाषा के परिवार भी होते हैं, भाषा की फैमिली भी होती है। हिंदी मतलब किस भाषा परिवार की भाषा है, वो भारतीय परिवार की भाषा है, या भी नहीं आएगा आपकी समझ में। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की भाषा, ये सब आएंगी कि भाषा परिवार क्या होता है। और जो हमारी जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार में आती है, हिंदी का भाषा परिवार क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हमारा पार्ट 1 होगा, यूनिट 1 होगी। उसमें सबसे पहले यही होगा कि भाषा का परिचय। सबसे पहले ये जानेंगे आखिर लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहली क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा पार्ट 1 यूनिट 1 होगा ये। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ने के 2 फायदे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का होता है, यानी वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं, तो उनको हिंदी पर इतनी पकड़ नहीं होती। तो आपको बहुत अच्छा फायदा ये होने वाला है। जब मैं आपको यहाँ पे हिंदी कराऊंगी तो यहाँ मैं संज्ञा कह रही हूँ तो उसको मैं यहाँ पे नाउन भी बोलूंगी। इससे क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को इंग्लिश से रिलेटेड करके ही पढ़ाऊंगी। इससे क्या है कि हिंदी अलग लैंग्वेज नहीं लगेगी। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस ही हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक, तो देखिए भाषा है, और भाषा को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हम अपने आसपास के समाज को समझें। भाषा पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे समाज का पड़ता है, यानी हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज वहाँ कैसी भाषा बोल रहा है। हमारी भाषा का डेवलपमेंट जानते हो किस पर डिपेंड करता है? हमारी भाषा का विकास करता है, हमारी भाषा का विकास निर्भर करता है किस चीज़ पर? जिस समाज में हम रह रहे हैं। देखिए बोलने तो व्यक्ति जन्मजात जानता ही है, लेकिन बोलने की क्वालिटी तो जन्मजात होती है, लेकिन बोलना क्या है इसको कौन सिखाता है? ये उनको सिखाती है सोसाइटी, यानी समाज। तो भाषा का जो डेवलपमेंट होता है वो समाज में रहकर होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम रेफरेंस के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा यूनिट क्या होगा, एक बार हम समझाएंगे भाषा का परीक्षण। भाषा का परीक्षण और फिर हम समझेंगे हिंदी लैंग्वेज, भाषा के तथ्यों को समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम भाषा के तथ्यों को, फिर हम हिस्टोरिकल तथ्य समझेंगे, इसके ऐतिहासिक तथ्य क्या है हिंदी भाषा के। आखिर हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। पहले संस्कृत थी, संस्कृत 2 तरह की थी, वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, और इसके अलावा आम बोलचाल की संस्कृति ऐसी थी जिसको हम वैदिक कहते थे, और दूसरी संस्कृत ऐसी थी जिसे हम लौकिक कहते थे। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, अभी इन पर मत जाना, अभी आप समझोगे ना, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। इतिहास क्या था हिंदी का? पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली थी, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अवार्ड से होते हुए प्राचीन हिंदी बनी। ये सब सारी की सारी हम सीखेंगे। ये इतिहास क्या है, पूरे इतिहास को हम जानेंगे। अब हम यहाँ पे लिखा है देखो, अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या है, आधुनिक भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, और इससे क्या हुआ, भाषाओं का विकास हुआ। अच्छा, ये हिंदी नाम जो सिंधु के नाम पर पड़ा,
ये सब आगे आपको आएंगी और आप ये सब समझने वाले हो। हिंदी भाषा के भौगोलिक तथ्य, यानी हिंदी भाषा बोली कहाँ कहाँ जाती है, किस किस जगह बोली जाती है हिंदी भाषा, जियोग्राफिकल एरिया कहाँ है, क्या है जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी की उपभाषाएं क्या हैं, हिंदी की बोलियाँ क्या हैं। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं क्या हैं, बोलियाँ क्या होती हैं, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, तीनों में फर्क क्या है, ये चीज भी हम समझेंगे। और हिंदी भाषा के जो राजनीतिक और संवैधानिक तथ्य भी इस आगे हम वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। यानी पॉलिटिकल सोर्स क्या है, यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है, ये सब भी हम समझेंगे कि लैंग्वेज जो है हमारी हिंदी, उसका राजनीतिक दृष्टि से महत्व क्या है। इसके बाद इसी में आपको कुछ और पॉइंट्स होंगे, जैसे मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हम समझेंगे कि फर्क क्या है, कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और राजकीय भाषा में क्या अंतर है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। ओके, उसके बाद देखिए पार्ट 3, जो भाग 3 होगा हमारा, वो भाग 3 में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 में वर्णों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर और उनके प्रकार, व्यंजन और उनके प्रकार। स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी के जो और भी वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझेंगे। मात्राओं की गणना करना, यानी मात्राओं को गिनना, वर्णों को गिनना, ये सारी की सारी चीजें भी हम सीखेंगे। वर्णों व्यंजनों को स्वर रहित लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, और आपको मान लो कोई भी व्यंजन लिखना है, उसको स्वर रहित लिखने के नियम क्या क्या होते हैं, ये सब भी हम सारी इसमें हम सीखने वाले हैं। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी तो कोई भी देख लेता है, लेकिन हिंदी की डिक्शनरी का क्रम क्या होता है, ये सारी की सारी चीज हम समझाएंगे। तो इसी में हमारा जो वर्णों में टॉपिक होगा, शब्दकोश, साहित्यिक कोश के आधार पर वर्णों का क्रम, फिर बाद में वर्तनी है, यानी व्यक्तिगत रूप में वर्तनी आती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें वर्तनी यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्पेलिंग। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम दिया हो जिसमें वर्तनी पूछी गई है, यानी इसमें इंग्लिश दी है तो उसमें स्पेलिंग टेस्ट आता है, तो उसमें 4 स्पेलिंग दे देगा, उसमें किसी न किसी में गड़बड़ होगी तो उसमें एक ऑप्शन छांटना होगा। तो ये भी वर्तनी शुद्धि इसमें भी हिंदी में भी आती है। इस वर्तनी में भी ये समझा जाता है कि कौन सा वर्ण इन सब में शुद्ध है। कभी कभी बहुत माइनर सा, बहुत छोटा सा अंतर होता है 2 शब्दों के बीच में, लेकिन हम जो है उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं या हम उसको गलत समझ लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होंगी, किसमें, वो वर्तनी में होंगी। ठीक है, इसके बाद जो भाग 4 होगा आपका, भाग 4 वो होगा, भाग 4 में संधि। ओके, संधि क्या है, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ता है। तो इसमें समझेंगे आखिर संधि का मतलब क्या है, संधि की परिभाषा का वर्णन करेंगे। इसके बाद संधि के प्रकार, यानी यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि इसके नियम, व्यंजन संधि इसके नियम, और ये सारी जो संधि है इनके उदाहरण सहित पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और विसर्ग संधि है, उसके नियम क्या होते हैं, इसके प्रकार, और इसके बाद संधि के जितने भी अपवाद होते हैं वो अब हम पार्ट 4 में जब हम पढ़ेंगे, पार्ट 4 संधि, तो हम इन सब चीज की चर्चा करेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन, वीडियोस बाय वीडियोस। इसके बाद जो आगे की चीजें हैं, वर्ण के बाद आ जाएंगे हम शब्द पर। शब्द टॉपिक में ये जो हमारा भाग 5 होगा ना, वो होगा भाग 5 होगा शब्द। इसमें पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या है, विदेशी क्या है, संकर क्या है, देशज क्या है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द क्या है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, शब्दों के विकार 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकार की इकाइयां,
लिंग वचन काल कारक, तो ये सारी की सारी चीजें आप समझने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को आप एकदम अच्छे से आप समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि जैसे संज्ञा होगा, उसका अपने अपने टाइप होते हैं, मेनली 3 होते हैं, वैसे 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। सर्वनाम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। ऐसा नहीं है उसकी डेफिनेशन ही बताएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, हम सबको समझाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सारी की सारी चीजें चल रही होंगी। इसके बाद भाग नंबर 8 में हम देखेंगे विशेषण। विशेषण में आप जानते हो विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, यानी इसमें उसके सब चर्चा होंगी, उसके टाइप होंगे। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, विशेषणों की अवस्थाएं यानी विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, ये सारी की सारी चीजों का हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ये सारी की सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इन सब पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। भाग नंबर 9 क्रिया। अरे भाग नंबर 9 क्या है? क्रिया। क्रिया की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, कि ये हर एक क्रिया की संरचना, कर्म के आधार पर क्रिया के क्या होते हैं, प्रयोगी इसमें क्या क्या प्रकार होते हैं, काल के आधार पर क्रिया के क्या क्या प्रयोग होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, कृदंत क्रिया क्या है, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, ये सारी की सारी चीजें आप हमारी वीडियो में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद भाग नंबर 10 में क्या होगा? अच्छा, थोड़ा मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके सामने सिलेबस बता दूंगा, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी और आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ काम करने से पहले कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्रिया विशेषण। इसके बाद आपके कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, और विशेषण और क्रिया और विशेषण में क्या अंतर है। यानी आपको 2 उदाहरण दे दिए जाएं, 2 वाक्य दे दिए जाएं और उनमें आपको क्रिया और आपको उसमें छांटने पड़े कि विशेषण और क्रिया विशेषण, तो आप कैसे उसका भेद कर पाएंगे। इसके बाद भाग हमारा 11 होगा संबंध बोधक अव्यय। इसमें हम संबंध बोधक अव्ययों के भेद पढ़ेंगे और उसके बाद हम संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंट होता है ये चीज जान रहे होंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे भाग 12 होगा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें भी ऑल टाइप बहुत टाइप होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बता रहे हैं यही पढ़ाएंगे, नहीं, इससे अलग जब आप पढ़ेंगे ना, ये आपकी शुरुआत की कुछ क्लासेस से पता चल जाएगा कि हम कितना डीप चीजों को पढ़ाने वाले हैं। देखिए, एक बार चीजें पढ़ लो और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देना, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का दो, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम दो जो ग्रेजुएट लेवल से है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से है और उसमें हिंदी आती है, कोई भी एग्जाम दो, एक बार हम सही से पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपको केवल और केवल रिवीजन की जरूरत होगी और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन लगे। इस लेवल पे हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद 13 होगा हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद पढ़ेंगे निपात, जिस निपात को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और काल भाग हमारा 15 होगा काल, जिसमें काल के प्रकार क्या है आप जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो आप बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान सी बातें हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। भूतकाल के भेद क्या हैं, वर्तमान काल के भेद क्या क्या होंगे और उनके एग्जाम्पल भी क्या क्या होंगे और उनको भी बड़े अच्छे से हम आपको समझाएंगे और काल के आधार पर क्या क्या उसके भेद होते हैं, ये भी हम भाग 15 में आप सभी को चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 भाग होगा हमारा कारक, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की मुझे जरूरत नहीं होगी।
ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, बहुत विस्तार से हम आपको समझाएंगे। जब इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और भाग 17 पे हम करने वाले हैं वाक्यों के प्रकार, पदबंध क्या होता है, और प्रयोग और संरचना के आधार पर पदबंध क्या है, सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद क्या होते हैं, रचना में कारकों के अनुसार उनका पदक्रम क्या होता है, वाक्य रचना में कारकों के अनुसार, यानी कहने का मतलब देखिए एक वाक्य में बहुत सारे कारकों का यूज होता है, तो उन कारकों का नंबरिंग क्या होगा, कौन सा कारक पहले आएगा, कि कर्ता कारक को पहले करना है कि कर्म कारक को पहले करना है, ये कर्म क्या होगा, ये सारी चीजें हम समझाएंगे। यानी एक वाक्य के अंदर ये कहाँ काम आती है, जब वाक्य शुद्धि में काम आती है। ये जब वाक्य शुद्धि का आता है ना, जब प्रश्न परीक्षा में, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी चीजें हम यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे, ये बहुत मजबूत करा देंगे। क्रियाओं के आधार पर वाक्यों के भेद क्या होते हैं। देखिए क्रियाओं के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं उनको हम वाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम पढ़ेंगे हिंदी में जो बहुत ज्यादा फेमस है विराम चिन्ह। हिंदी में जो विराम चिन्ह जो है आपने कई बार देखा होगा, आपने बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, मैंने तो कई बार देखा है कि आपको विराम चिन्ह दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि आप किस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछने वाला है। तो आपने जो हिंदी में जितने भी प्रमुख विराम चिन्ह है उसका हम डिस्कशन भाग 18 में करेंगे। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत अच्छा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ऑलरेडी आप जानते होंगे। इसी को हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। सब संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग क्या हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग क्या हैं, और उपसर्गों में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय कौन कौन से हैं। कुछ संस्कृत के अव्यय होते हैं जो उपसर्गों की तरह यूज होते हैं। संस्कृत के कृत प्रत्यय क्या है, हिंदी के तदत प्रत्यय क्या हैं, और तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, के देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय, इन सब का भी हम अच्छे से आपको डिस्कशन करेंगे इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए समास, हम भाग 20 क्या होगा, समास। समास का टाइप ऑलरेडी आप जानते ही हैं। ठीक है, समास को बहुत डिटेल से हम बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व, बहुब्रीहि, और भी बहुत। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी आप पाएंगे कि जैसे तत्पुरुष हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे भेद आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये टॉपिक देखिए आपको ध्यान से, ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से देखना है। देखिए ये एक बॉक्स के अंदर जो पढ़ने वाली हूँ उस टॉपिक को देखना। देखिए ये हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसको हिंदी का मतलब एक अलग दर्जा, एक अलग ही दर्जे का टॉपिक है। और ये टॉपिक आपसे तभी आएगा जब आप इसे भाग 20 तक इतनी चीज़ों को आप पढ़ चुके होंगे, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये जो वाक्य होता है ना हिंदी का, बहुत ही एक कठिन टॉपिक हो सकता है। आप लोगों को ये आसान लगता होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें ना बहुत सारी बारीकियों को समझना होता है एकदम। इसमें हम तकनीकी तरीके से, टेक्निकल तरीके से हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, तभी ना वाक्य शुद्धि में ना हम पारंगत हो पाते हैं। ये बात पर ध्यान देना। तो वाक्य शुद्धि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, समझने की दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा पीईटी में आने वाला है अपठित गद्यांश। तो इस अपठित गद्यांश के ऊपर हम बहुत सारी, देखिए अपठित गद्यांश को किस तरह से पढ़ना है। देखिए कई बार क्या होता है, अपठित गद्यांश से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यानी किस तरह का होता है वो, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि देखिए आपने इसको कभी पढ़ा तो है नहीं पहले, और फिर आप अपने विवेक से इसका उत्तर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप उत्तर कुंजी आती है, आंसर की आती है, तो वहाँ पर आपने जो उत्तर लगाया होगा आपको लग रहा है कि वो 100% सही है। हमें लग रहा होता है कि हाँ हमने जो लगाया वो एकदम 100% हमने जो अपनी बुद्धि के अनुसार बिल्कुल सही लगाया है।
लेकिन आंसर की आती है तो वहां पर उसका जो आंसर है वो कुछ और निकलता है। तो अपठित गद्यांश की जो हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे कि हम चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे हमारी समझ बन जाए। तो अपठित गद्यांश होगा हमारा भाग 22 में। इसके बाद जो हमारा भाग 23 है, इसमें रस के अव्यय हैं, स्थायी भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, हास्य, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, विवत्स रस, भयानक रस, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, भक्ति, और भी बहुत सारे। इसके बाद और भी बहुत सारे रस हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैंने मेनली आपके सामने बोले हैं। इन सब की चीज़ों की इन सब चीज़ों को का आगे डिस्कस होगा। तो भाग 24 में हम आपका डिस्कस होगा छंद का। हम छंद के अंग क्या हैं, छंद के भेद क्या हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं छंद में आपको जाननी है विद एग्जाम्पल्स। बहुत सारी मात्रा को गिनना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपके काम आने वाली हैं। इसके अलावा हमारा जो सबसे मेन एक टॉपिक होगा वो होगा अलंकार। अलंकार में आप देखेंगे अलंकार के प्रकार और शब्द अलंकार, यानी इसके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, अर्थालंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, प्रतीक, अनन्वय, दृष्टांत, विरोधाभास, विभावना, व्यतिरेक और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको देखने के मिलेंगे, केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे, ठीक है। और देखो ये जो आप सबसे अंतिम भाग जो देख रहे हैं ये है हिंदी साहित्य। अब इस हिंदी साहित्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी कराया जाएगा और आधुनिक हिंदी साहित्य उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसके लिए सिलेबस हिंदी साहित्य का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको एक अलग क्लास में, एक अलग वीडियो में देखने को मिलेगा। जिस तरह से मैंने जो हिंदी व्याकरण अब तक की हिंदी का जो सिलेबस बताया है, इसलिए मैंने ये भाग छोड़ दिया है हिंदी साहित्य वाला, जो है कि इसमें पूरा अपने आप जो डिटेल सिलेबस हिंदी साहित्य का ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता है ये बहुत सारे लोगों ने इससे पढ़ा होगा। अगर आपके पास हिंदी विषय रहा है BA में या MA में तो ये एक अलग बात है, वरना आपके पास 12th तक हिंदी रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। तो हिंदी साहित्य के लिए हम अलग क्लास में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, किस तरह से हिंदी साहित्य को हमें कवर करके चलना है। तो देखिए ये अब तक मैंने आपको बताया है, ये हिंदी का सिलेबस हम जो कवर करने वाले हैं, हिंदी का ये संपूर्ण पाठ्यक्रम किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी आप एग्जाम दें, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो इसको करने के बाद कॉन्फिडेंस जो है वो एक अलग लेवल का होगा, ठीक है। तो देखिए इतना ही फिलहाल मुझे बताना था इस वीडियो में, इस क्लास में मुझे इतना ही बताना था। अब फिर हमारी ये तो थी केवल सिलेबस की क्लास, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सारा का सिलेबस देखा होगा। अगर कोई डाउट है मन में तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लासेस आगे की चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि मोटिवेशन मिल जाता है इससे, और कोशिश रहेगी कि आपको जो क्लास बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से और संपूर्ण क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए।